उन्होंने आगे कहा कि भारत में वसूल किए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आ जाता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। हालांकि सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के इस बात से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दादा भाई नौरोजी के जो ड्रेन थ्योरी थी उससे सहमत कौन नहीं थे। बड़े नेता थे सर सैयद अहमद खान, तो ये संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इसलिए धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। ये भी याद रखने की आवश्यकता है। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि राजा जो होता है वो जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एवं ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा भी धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। तो याद रखें, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया ये भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और एक जो पुस्तक जो आपने देखी इसका नाम भी ज़रूर आप याद रखेंगे कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ज़रूर याद रखेंगे, यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की बढ़ती निर्धनता की कीमत पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के संसाधनों की निरंतर लूट को दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन की संज्ञा दी। धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानाडे ने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान दिया कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त मतलब आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, याद रखें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त की पुस्तक है, धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि इसी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता है। याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है और इस पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक मानी जाती है और इसमें भी धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे बढ़ें तो धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। आगे है 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने लेखों से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। तो ये था धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। आगे है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। यह क्या था? अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में कुटीर उद्योगों की बहुलता थी। औद्योगिकरण का आशय होता है इन्हीं के पतन से, जिसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। पलासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी द्वारा गुमास्तों माने जो एजेंट्स थे, एजेंट्स के माध्यम से बंगाल के हस्तशिल्पियों पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में उनके द्वारा हस्तक्षेप करना। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा
भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। भारत निर्मित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्यात शुल्क व प्रतिबंध लगाया जाता है था, अर्थात भारतीय वस्तु के लिए ब्रिटेन के द्वार बंद किए जा रहे थे। रेलवे के विकास के द्वारा भारत में जहां कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सरलता हुई, वहीं ब्रिटेन में तैयार माल को भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंचाने का विकल्प खुल गया। विशेष देखें तो भारत में 18वीं सदी में दो प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग अस्तित्व में थे, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग और दस्तकारी उद्योग। भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग जजमानी या यजमानी व्यवस्था के अंतर्गत संगठित था। नगरीय हस्तशिल्प उद्योग अपेक्षाकृत अत्यधिक विकसित थे। ब्रिटिश आर्थिक नीति ने दोनों प्रकार के हस्तशिल्प उद्योगों को प्रभावित किया। हस्तशिल्प उद्योग के पतन से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया। अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल में जूट के वस्त्र की बुनाई भी होती थी, लेकिन 1835 के बाद बंगाल में जूट हस्तशिल्प की भी ब्रिटिश मशीनीकृत उद्योगों के उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे बंगाल में जूट हस्तशिल्प उद्योग को धक्का लगा। औद्योगिकरण ने शहरी दस्तकारों को विवश किया कि वे गांवों की ओर लौटे, कृषि को अपनाएं। इससे हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा प्रभावित हुआ। विशिष्ट यह है कि हमारा हथकरघा उद्योग इन सभी विषमताओं के बावजूद अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन ने इसे और मजबूती दी। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में नए उद्योगों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 19वीं सदी के अंतिम या 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने इन उद्योगों की स्थापना वित्तीय पूंजीवाद अर्थात निवेश पर अधिक लाभ की दृष्टि से स्थापित किए। फिर भी विदेशी व्यापारियों के अधीनस्थ सहायक के रूप में भारतीयों के पास पूंजी जमा होती गई और वे भी उद्योगों की स्थापना हेतु आकर्षित हुए, परंतु भारतीय उद्योगपतियों को सरकारी प्रतिद्वंद्विता का भी सामना करना पड़ा और उनका प्रवेश उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वस्तुतः वैश्विक व आंतरिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनके संबंध बदलते रहे और विषम वातावरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास संभव हो सका। उल्लेखनीय यह है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण लाभ वाली इकाइयों में विदेशी निवेश ही अधिक रहा। उदाहरण स्वरूप बैंकिंग में 20वीं शताब्दी के पहले विदेशी पूंजी 90% से अधिक थी। तिथि क्रम के दृष्टि से भारत में विदेशी निवेश 1833 के एक्ट के बाद नील, चाय, कॉफ़ी जैसी बागानी फसलों में निवेश के द्वारा हुआ। वस्तुतः जब 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लग गया, 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ और भारत में उत्पादित चाय 1838 में लंदन में बेची गई। 1839 में आसाम चाय कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1839 में आसाम चाय कंपनी की स्थापना हुई। 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया। ठीक है, 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया और भारतीय उद्योगों के संरक्षण पर विमर्श किया। इस आयोग ने स्पष्ट अनुशंसा की थी कि कुछ प्रमुख मदों के लिए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना अनिवार्य है। ध्यातव्य है कि यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, जिसमें अंग्रेजों को भारत का सहयोग आवश्यक हो गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन की निकासी पर व्याख्यान दिया था, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भी भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। याद रखें, वित्तीय आयोग किनके अध्यक्षता में? इब्राहिम
रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में। और कब? 1921 में जो है क्या की? तो भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों की अंशधारिता विदेशियों से अधिक थी। याद रखें कि वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपति की जो लगे हुए पैसे थे, निवेश, वो विदेशियों से अधिक थी। 1853 अन्य स्रोतों में 54 में बताया जाता है में बम्बई में कावसजी डावर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की। 1853 या 54 में कावसजी डावर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की, जो भारतीयों द्वारा स्थापित यह पहली फैक्ट्री मानी जाती है। तो इसे जरूर याद रखें। 1854 में कावसजी डावर द्वारा स्पिनिंग की फैक्ट्री थी, सूती वस्त्र की फैक्ट्री थी। आगे है कि 1855 में बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा। 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोजी गई। 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड मतलब कोयला खनन का क्षेत्र रानीगंज में खोजी गई। 1855 में बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा, ठीक है, और पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोजी गई। 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास अर्काट यानी कि मद्रास में जेसिया मार्शल हिट द्वारा किया गया। जेसिया मार्शल हिट 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का पहला प्रयास किया गया। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्कर्स कंपनी, बंगाल आयरन एंड वर्कर्स कंपनी 1874 में स्थापित हुई, जो भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात की कंपनी बनी। 1907 का टाटा लौह इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र का पहला इस्पात कारखाना बना। याद रखें, 1907 में स्थापित टाटा लौह इस्पात कारखाना। प्रथम विश्व युद्ध में इसके सहयोग को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों के संरक्षण पर ध्यान दिया। 1920 के बाद नए क्षेत्रों में भारतीय पूंजीपतियों द्वारा ही अधिक निवेश किया जाने लगा। 1927 में फिक्की की स्थापना से भारतीय उद्योगपति व स्वदेशी उद्योगों को संरचनात्मक आधार मिला। 1944 में बॉम्बे प्लान भारत के विकास के लिए निर्मित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना गया, जिसमें ठाकुरदास, मोदी, बिरला आदि की विशेष भूमिका थी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यह अध्याय भी पूरा कर लिया है और हमने इसे 4 खंडों में पूरा समाप्त किया। ये अध्याय था ब्रिटिश रूलर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो उपनिवेशवाद के चरण थे, इसमें कि वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, और फिर क्या थे कि तीसरे जो वित्तीय पूंजीवाद जो है हम लोगों ने देखा। फिर भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन किया हम लोगों ने। इसमें इजारेदारी प्रथा के बारे में पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसे पढ़ा। फिर इसके बाद ब्रिटिश काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ प्रथाएं थी, तिनकठिया प्रथा, ददनी प्रथा, दुबला हाली प्रथा, इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ को भी पढ़ा, ठीक है, और उस पर भी जो हमारे जो इतिहासकार थे और जो राजनेता थे उनका मंतव्य देखा। फिर भारत में नए उद्योगों की स्थापना के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इस प्रकार से हमने इस पूरे अध्याय को समाप्त कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।